जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। जितने भी सारे पॉइंट हैं आज हम लोग उस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो बातचीत की थी मोहम्मद गोरी, जो कि एक तुर्क शासक था। तो तुर्क शासक जब भारत के अंदर आया तो भारत के अंदर आकर उसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को अपने कब्जे में करने के बाद उसने अजमेर और दिल्ली यानी कि राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जहां से चौहान वंश को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद वो फिर आगे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा। जहां बढ़ने के बाद उसने क्या किया कि कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के एक राजा थे जिनका नाम है जयचंद। तो पूरे मध्य भारत को उसने अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद दक्षिण की तरफ उसने कदम उठाए। तो इतने सारे कारनामे करने के बाद मोहम्मद गोरी जब वापस गया 1206 ईस्वी में, तो उस समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके साथ उसका एक सेनापति था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका सेनापति था और उसका दास भी था। तो उस कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि उसके द्वारा जो भी किए गए थे आक्रमण, उन सब आक्रमणों को करने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भी वहाँ का साम्राज्य था वो सौंप दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलकर क्या किया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम दास कहते हैं, तो ये मोहम्मद गोरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हैं, कितने वंश हैं, और उन वंश में से हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमको कौन सा वंश पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना 1206 से लेकर और 1526 तक, जिसका समय है दिल्ली सल्तनत का 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। उसके बाद सबसे पहला जो वंश आया सल्तनत काल में, जिसका नाम है गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। कितने समय तक? 1206 ईस्वी से लेकर और 1290 ईस्वी तक रहा। यानी कि गुलाम वंश ने लगभग 84 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक, कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक, यानी कि 30 वर्षों तक शासन किया। और उसके शासन करने के बाद अगला जो वंश आता है आपका, उसका नाम है कौन सा? तुगलक वंश। तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश 1320 से लेकर और 1414 ईस्वी तक रहा। इसने 94 वर्षों तक भारत में शासन किया, यानी कि दिल्ली पर अपना अधिकार किया 94 साल तक। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर और 1491 ईस्वी तक रहा। इसने 37 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट, जिसका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक रहा। अब आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन किस वंश ने किया? सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन किस वंश ने किया? तो आप देख सकते हैं कि गुलाम वंश ने किया 84 वर्ष तक, खिलजी वंश ने किया 30 वर्ष तक, और तुगलक वंश ने किया 94 वर्ष तक। उसके बाद सैयद वंश ने किया 37 वर्ष तक और लोधी वंश ने किया 75 वर्ष तक। जिसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो निकला है आपके सामने, वो देखिएगा
94 वर्षों तक तुगलक वंश ने सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 94 वर्षों तक सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया तुगलक वंश ने। और अगर हम देखें कि सबसे कम किस वंश ने शासन किया, तो सबसे कम जो शासन किया वो किया है आपका 30 वर्ष तक, यानी कि खिलजी वंश ने। यहाँ से यही दो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया और सबसे कम समय तक शासन किसने किया। तो आप इसको ध्यान रखें कि सबसे अधिक शासन किया था तुगलक वंश ने, जो कि 94 वर्षों तक शासन किया, और सबसे कम शासन किया खिलजी वंश ने, जो कि 30 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद जो शुरुआत के आपके 4 वंश हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश, ये 4 वंश हैं, ये तुर्क मुसलमान थे। कौन से, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो तुगलक वंश के शासन हुए वो अफगान थे या तुर्क थे। तो ये तुर्क मुसलमान से जो स्टार्टिंग के 4 वंश हैं आपके, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये आपके चारों वंश में जो शासक रहे वो तुर्क मुसलमान थे। और जो लास्ट वंश है लोधी वंश, तो लोधी वंश का जो शासक रहे, तो लोधी वंश में अफगान मुसलमान थे। कौन से, अफगान मुसलमान थे। तो ये आपके दिल्ली सल्तनत से 4 पॉइंट हैं। एक तो इसका समय क्या रहा 1206 से लेकर 1526 तक, और उसके बाद सबसे अधिक शासन किसने किया, तुगलक वंश ने। सबसे कम शासन किसने किया, खिलजी वंश ने। और उसके बाद अफगान मुसलमान थे, वो किस वंश के थे, तो लोधी, जो लोधी वंश है उसमें अफगान मुसलमान थे। और जो आपके 4 वंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, इसमें तुर्क मुसलमान थे। तो ये 4 से 5 पॉइंट बनते हैं आपके दिल्ली सल्तनत से, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं आज गुलाम वंश। कौन सा, जो गुलाम वंश रहा आपका 1206 से लेकर 1590 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 4 वर्षों तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, जो कि 1206 से लेकर और 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही संस्थापक माना जाता है। किसका, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि मोहम्मद गोरी का दास था, जिसने शासक बनने के बाद अपनी राजधानी बनाई लाहौर। कौन सी, अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई इसने लाहौर। और लाहौर राजधानी बनाने के बाद इसने क्या किया कि खुद एक उपाधि धारण की, और उस उपाधि में सिपह सलाहकार और मलिक, इसने 2 उपाधि धारण की, एक सिपह सलाहकार की और एक मलिक की। लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के समकक्ष में ही ये समझो कि इसका शासन चला रहा था। उसकी मृत्यु के बाद इसने ये नहीं सोचा कि मैं स्वतंत्र एक शासक बन चुका हूँ, इसने ये सोचकर कार्य नहीं किया। बिल्कुल, इसने सिर्फ ये सोचा कि मैं मोहम्मद गोरी के बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा कर रहा हूँ। लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। अगर ये स्वतंत्र हो जाता तो उस समय ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहलाता, तो ये सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता। लेकिन ये मोहम्मद गोरी के उसमें कार्य कर रहा था, इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। इसने उपाधि ली, एक तो सिपह सलाहकार की और एक ली मलिक की। किसकी, एक मलिक की और एक सिपह सलाहकार की। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके, जिसमें संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर, गोरी का दास, कौन था ये, गोरी का दास था, उपाधि सिपह सलाहकार और मलिक, इसकी इसने उपाधि धारण की। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसने कुछ कार्य किए, निर्माण कराए, भवनों के निर्माण कराए, तो उन पर चर्चा करते हैं। तो इसने एक बनवाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ये, एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है,
तो ये पूछता है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ये पूछता है इन दोनों का निर्माण किसने कराया, तो निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार को इसने बनवाया भी था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बनवा पाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन इसका यही निकलता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अच्छा, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को इसने बनवाया था एक सूफी संत थे। कौन से? एक सूफी संत थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार जिसमें 5 मंजिलें हैं, तो इसने कुतुब मीनार की नींव रखी और कुछ मंजिलों का निर्माण करवाया। लेकिन अगर पूर्ण करवाया तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद 1210 ईस्वी में ये चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ये खेल होता है, घोड़े पर बैठकर एक छड़ी लेते हैं हाथ में और नीचे एक गेंद सी होती है, तो जिसको हम चौगान या पोलो बोलते हैं। तो पोलो खेलते समय ये घोड़े से नीचे गिर गया और घायल होने के बाद कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद शासक बनता है आराम शाह। कौन? आराम शाह, जो कि कुछ दिनों के लिए ही शासन बना। ये इतना योग्य शासक नहीं था। तो उसके बाद आपका जो शासक बनता है, अगर आप आराम शाह के बारे में पढ़ोगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बिल्कुल भी। तो जो महत्वपूर्ण करैक्टर हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान है और बलबन है। इस पूरे गुलाम वंश के अंदर 11 करैक्टर हैं, यानी कि इस पूरे गुलाम वंश के अंदर 11 लोग हैं जिन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो 11 में से हमको तो सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जिसमें पहला है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद है आराम शाह, उसके बाद है रजिया सुल्तान, उसके बाद है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद आपका जो करैक्टर आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भी एक बहुत योग्य महिला शासक थी, बहुत ज़्यादा। तो रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद आता है बाराम शाह, और बाराम शाह के बाद आता है आपका अलाउद्दीन महमूद। कौन? अलाउद्दीन मसूर आता है, और उसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। कौन? नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन बलबन, और बलबन के बाद आता है कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद आता है क्यूमर्स। ये आपके 11 करैक्टर हैं टोटल। किसमें? मुगल काल में, गुलाम वंश में टोटल 11 करैक्टर हैं। तो 11 करैक्टरों में हमको सिर्फ 4 पढ़ने हैं, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश को। देखिए, इल्तुतमिश जो है, इसका शासन रहा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसको हम दासों का दास भी कहते हैं। लेकिन दासों का दास क्यों कहते हैं, इसको देखिएगा कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। इसलिए हम इसको दासों का दास कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का दास हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हो गया मोहम्मद गोये। कौन? इल्तुतमिश आपका हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, इसलिए हम इसको दासों का दास भी कहते हैं। तो इल्तुतमिश के कुछ
कुतुबुद्दीन ऐबक से भी महत्वपूर्ण कार्य किए, तो उन पे हम देखते हैं। तो इसको हम पहले तो दासों का गुलामों का गुलाम कहते हैं या दासों का दास कहते हैं। तो ऐबक का गुलाम था ये कौन था? ऐबक का गुलाम था, इसलिए हम इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। और ऐबक जो था वो महमूद गोरी का गुलाम था। अच्छा, इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने राजधानी बनाई थी लाहौर। कौन सी? इसने राजधानी बनाई थी लाहौर। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया कि लाहौर से और राजधानी बना दी दिल्ली। कौन सी? लाहौर से राजधानी बना दी दिल्ली। अब देखिएगा, दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई, तो दिल्ली ही राजधानी 1526 ईस्वी तक रही। बीच में एक शासक है जिसने कोशिश की थी इसको बदलने की, लेकिन वो उसको बदल नहीं पाया और उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, तो इल्तुतमिश को हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कहते हैं इल्तुतमिश को। किसका? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। और संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने उपाधि धारण की सुल्तान की। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था आपका इल्तुतमिश। अच्छा, इसके बाद इसने एक इक्ता प्रणाली भी चलाई। कौन सी? इक्ता प्रणाली, जो कि भूमि से संबंधित थी। किससे? भूमि से संबंधित थी इक्ता प्रणाली। उसके बाद चालीसा दल, इसने एक चालीसा दल का निर्माण किया था जिसमें 40 विद्वान लोग रहते थे। 40 विद्वान लोगों की एक इसने मंडली बना दी जिसे हम चालीसा दल कहते हैं। अच्छा, उसका जो मेन कार्य था वो ये था कि राजा को इतनी चिंता न करनी पड़े और जो कुछ भी कार्य करने हों वो चालीसा दल की सहमति से ही किए जाएं, यानी कि हर तरीके से उसको सोच समझकर किया जाए। उसके बाद इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। किसने? इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें एक चलाया आपका टंका, जो कि सिल्वर की जगह चलाया इसने टंका, और जीतल चलाया इसने तांबा की जगह। ठीक है, तो तांबा से टंका, वो सिल्वर, टंका और तांबा से जीतल, 2 तरह के इसने सिक्के चलाए। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। क्या कराया? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। अच्छा, कुतुब मीनार इल्तुतमिश के समय ही मंगोल शासक चंगेज खां, इसकी थोड़ी कहानी को समझिएगा कि मध्य एशिया के जो मंगोल थे, तो मंगोल शासक जिसका नाम था चंगेज खां, तो चंगेज खां जो था उसने क्या किया कि चंगेज खां ने एक राजा था ईरान का जिसका नाम था जलालुद्दीन। कौन? जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन को मारने के लिए चंगेज खां ने और जलालुद्दीन को मारने की कोशिश की। तो जलालुद्दीन ने क्या किया कि वो ईरान से भागकर और भारत की ओर आया और इल्तुतमिश से सहायता मांगी, जिसमें क्या हुआ कि मंगलों ने मना कर दिया। अगर इल्तुतमिश उस समय सहायता दे देता जलालुद्दीन को तो उस समय मंगोलों का आक्रमण भारत के ऊपर हो जाता। इसीलिए मंगोलों के भय से और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता नहीं दी। तो मंगोलों का पहली बार आक्रमण कब हुआ था? इल्तुतमिश के समय। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो करेक्टर है वो आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश के पुत्र भी थे। तो इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, लेकिन रजिया एक अच्छी शासक बनने के योग्य थी। उसमें शासन चलाने के सभी गुण उपलब्ध थे। तो उसने इस चीज़ को लेकर अपनी बेटी को सुल्तान बना दिया, अपनी बेटी को शासक बना दिया उस समय वहाँ पे। तो क्या हुआ कि रजिया सुल्तान, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रथम मुस्लिम महिला शासक
पूरे दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासक कौन थी? आपके रजिया सुल्तान। ये योग्य शासका थी, योग्य शासक थी कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जब शासक बनी तो शासक बनने के बाद ये एक लेडीज थी, लेकिन इसने क्या किया कि जो वस्त्र पहनती थी ये, तो वस्त्र इसने शासकों वाले, पहले बॉयज़ वाले, लड़कों वाले इसने वस्त्र पहने, और इसने अपने बाल और अपने बदन को छुपाने के लिए इसने एक कोट बनवाया और टोपी कोट और टोपी का निर्माण किया। तो कोट और टोपी को पहना करती थी, जिसे उस समय कुबा और कलहा कहते थे। कुबा कहते हैं कोट को और कुल्हा कहते हैं टोपी को। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करके तब ये गद्दी पर शासन करती थी, जिससे किसी को अंदर ये ऐसा न सोच आए कि ये एक महिला है तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सबको मालूम भी था ये एक महिला है, लेकिन फिर भी अपने सामाजिक तरीके के बचाव के लिए इसने ये कार्य किए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो चालीसा दल था वो संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि राजा बने कौन? जो गयासुद्दीन का पुत्र है रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन फिरोज शासक बने, उसको हम अपने कहने पर चलाएं। ये चालीसा दल की सहमति थी, ये चाहता था चालीसा दल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रजिया सुल्तान के पीछे चालीसा दल पड़ गया। तो रजिया सुल्तान पर आरोप लगा दिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम है याकूत खां। याकूत खां और रजिया सुल्तान के बीच प्रेम आरोप का लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि याकूत खां के साथ रजिया को चालीसा दल ने याकूत खां के साथ गलत आरोप लगा दिए। किस पर? रजिया पर। रजिया पर आरोप लगा दिए। ऐसा मालूम पड़ा किसको? अल्तुनिया को, जो कि भटिंडा का शासक था। तो इसको मालूम पड़ा जो रजिया सुल्तान है वो याकूत खां से प्रेम करती है या ये उसी से विवाह करेगी। तो अल्तुनिया के शासक भटिंडा ने क्या किया कि रजिया पर आक्रमण कर दिया। रजिया पर आक्रमण किया तो वो रजिया बहुत योग्य थी, उसने क्या किया कि अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया। अल्तुनिया से विवाह करने के बाद विवाह हो गया किससे? अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया से विवाह होने के बाद जब ये दोनों एक हो गए तो चालीसा दल इस चीज़ से संतुष्ट नहीं था और उस चालीसा दल ने क्या किया कि इनको मारने की योजनाएं बनाई, जिसके भय से इन पे आक्रमण हुए और जिससे ये दिल्ली सल्तनत को छोड़कर भाग निकले। तो हरियाणा के अंदर एक जगह है, एक जंगल है, वहाँ पर इनको चालीसा दल ने पकड़ लिया। बताया तो ऐसा भी जाता है कि कुछ गुंडों ने इनको मार दिया, लेकिन ये सब झूठ है। इनको मारा था चालीसा दल के लोगों ने, और वहाँ पर रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को दोनों को मार दिया। जिसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है बहरम खां। कौन? बहरम खां नेक्स्ट शासक बनता है। तो लेकिन बहरम खां इतना योग्य शासक नहीं था। उसके बाद जो शासक आता है बलवन। नेक्स्ट आपका जो करेक्टर है बलवन बहुत ही योग्य था, लेकिन ये थोड़ा उपद्रवी भी था। तो हम लोग बलवन के बारे में बातचीत करते हैं। तो बलवन का जो शासनकाल रहा 1265 से लेकर, कब से? 1265 से लेकर 87 तक। 1265 से लेकर 1287 तक बलवन का क्या रहा? कार्यकाल रहा। तो उसमें देखिए कि बलवन बहुत तेज था। इसने भी क्या किया कि जिस समय नासरुद्दीन शासक बना उस समय ही बलवन ने, क्योंकि बलवन एक चालीसा दल का व्यक्ति था, बलवन नासरुद्दीन के समय एक चालीसा दल का व्यक्ति था और उसने नासरुद्दीन के शासक बनने पर अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से कर दिया। तो 1249 में पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से कर दिया। अच्छा, उससे विवाह इसने क्यों किया? उससे इसने विवाह किया जिससे इसके संबंध अच्छे हो गए और नासरुद्दीन को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। अपनी ही लड़की को विधवा कर दिया इसने। देखिए, बलवन का नाम है, पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन। क्या? गयासुद्दीन बलवन पूरा नाम है, लेकिन इसकी दो कमियां थीं। बलवन की दो कमियां थीं, जिसमें कमियां क्या थीं कि ये शुद्ध रक्त का नहीं था, यानी कि
शुद्ध रक्त का नहीं था, इसके माता और पिता का बिल्कुल भी कोई पता नहीं था कि कौन इसके माता हैं और कौन इसकी पिता हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये दासता से मुक्त नहीं था, यानी कि ये भी एक दास था, ये भी एक दास था, ये भी मुक्त नहीं था। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में 3 दास रहे, ठीक है, कितने? 3 दास रहे। तो देखिए ये दासता से मुक्त नहीं था। अच्छा, उसके बाद इसने इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए, जो इसकी कमियां थीं, उन कमियों को छुपाने के लिए इसने क्या किया कि रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। किसको? रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया अपनी कमियों को छुपाने के लिए। रक्त एवं लौह की नीति ये है कि चालीसा दल के एक व्यक्ति था जिसने, जैसे आप 40 लोगों का एक दल हो गया, जिसमें एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने घर पर, उसके घर पर एक नौकर रहता था, तो नौकर ने कुछ कमी कर दी, जिसकी वजह से उसको इसने बहुत मारा। वो मारते मारते इसको जान से मार दिया गया। इस बात का पता पड़ा किसको? बलवन को। तो बलवन ने क्या किया कि उस 40 दल के व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, जिसकी भय से 40 दल चुप रहता था, भय से 40 दल शांत रहता था, इस चीज़ के भय से कि बलवन बहुत ही कठोर है और ये सीधा मृत्यु दंड ही देता है। इस चीज़ से 40 दल के जो लोग थे वो भयभीत रहते थे। और उसके बाद बलवन ने स्वयं को जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि माना, यानी कि इसके माता पिता का कोई पता नहीं था, तो इसने क्या किया कि खुद को जिल्ले इलाही बताया। यानी जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का मेन व्यक्ति। तो इसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, जिसमें बहुत सी उपद्रव हुए बाद में, लेकिन ये जो भी उपद्रव होता था तो बलवन उसको सीधा मृत्युदंड देता था, इसलिए सब लोग शांत रहते थे। और इसने नई नई नीतियां लागू करी, जिसमें सजदा और पावोस, कौन सा? सजदा और पावोस की प्रणाली को लागू किया। सजदा और पावोस क्या है कि जब भी 40 दल का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति इसके दरबार में आएगा तो सबसे पहले सर टेकेगा, इसके पैरों पर सर टेकेगा और इसके पैरों को चाट के तब अंदर जाएगा। ये इसका प्रक्रिया थी सजदा और पावोस की। अच्छा, उसके बाद एक फारसी त्यौहार है जिसका नाम है नवरोज़। तो ये फारसी त्यौहार नवरोज़ को भी मनाता था और ख़ुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया इसने। अच्छा, इसके समय मंगोलों ने आक्रमण किया दिल्ली पर, तो इसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। ये इसका इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि अगर उस समय मंगोल भारत में आ जाते तो शायद ही है कि दिल्ली सल्तनत वहीं समाप्त हो जाती। तो मंगोलों ने से इसने दिल्ली को बचा लिया। इसके समय जो दरबारी थे, जो व्यक्ति थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसके समय जो दरबारी हैं अमीर खुसरो और कौन? अमीर हसन। उसके बाद इसके 2 पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम है प्रिंस मोहम्मद और एक का नाम है बुगरा खां। अब देखिए आप प्रिंस मोहम्मद और बुगरा खां की कहानी कि जो प्रिंस मोहम्मद था ये योग्य शासक था और बुगरा खां था ये अय्यासी किस्म का था। कैसा? ये अय्यासी किस्म का था बुगरा खां। लेकिन उत्तर पश्चिम में इसके बाद क्या हुआ कि बुगरा खां और प्रिंस मोहम्मद इसके 2 पुत्र थे। तो उत्तर पश्चिम में जो आक्रमण चल रहा था, मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो 1282 और 83 के अंदर मंगोलों को हरा दिया। किसने? प्रिंस मोहम्मद ने 1282 और 83 के अंदर जो मंगोलों के द्वारा आक्रमण किए गए थे उनके आक्रमण को विफल कर दिया प्रिंस मोहम्मद ने। और प्रिंस मोहम्मद के आक्रमण विफल करने के बाद क्या हुआ कि 1285 में फिर से मंगोलों ने आक्रमण किया। 1285 में फिर से मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोलों ने क्या किया कि प्रिंस मोहम्मद को मार दिया और यहाँ से प्रिंस मोहम्मद की मृत्यु होती है
और बलबन का सब कुछ समाप्त होता है। जिसके बाद नेक्स्ट आपका जो शासक बनता है कैक्युबाद, जो कि 1287 से लेकर 1290 तक बना। ये अयोग्य प्रवृत्ति का था बहुत ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट बनता है अंतिम, जो कि क्यूमर्स था। कौन? क्यूमर्स, जो कि 1290 में बना क्यूमर्स। और उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग जीके के क्विज लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है आपका जीके बाई कुम्हार गौतम सर के नाम से, उसको आप टेलीग्राम पर सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम पेज है जीके बाई कुम्हार गौतम के नाम से, इसको भी आप फॉलो करें और इस पर करंट अफेयर और सारे जो भी नोट्स वगैरह मिलते हैं उनको आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को ज्वाइन करें। और जो भी लोग क्लास देखते हैं क्लास को शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।